दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगी भारतीय प्रगतिहासिक कला और उनके केंद्र के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी टीजीटी पीजीटी में। और आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी क्योंकि इससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रगतिहासिक काल के बारे में। पहले हम समझ लें प्रगतिहासिक काल क्या है। प्रगतिहासिक काल वह समय है जब विकास की प्रगति शुरू ही हुई थी, उसका पहला चरण ही था, तो उसको प्रगतिहासिक काल कहा जाता है। इसमें जब मानव ने शुरुआत की थी चीज़ों को समझने की, उसमें विकास करने की, तब से प्रगतिहासिक काल कहा जाता है। और इसमें इसे कई भागों में बांटा भी जाता है। तो जब कला आई और मानव का जो घनिष्ठ संबंध रहा है, वो मानव ने सर्वप्रथम अपने नेत्र खोले होंगे। तब उन्होंने देखा होगा कि भाई यहाँ आसपास क्या है और क्या चीज़ नहीं है। उस वातावरण को अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज करने के लिए नई नई चीज़ों को लाना शुरू किया। जैसे कि हम प्रगतिहासिक काल में देखते हैं कि मानव जो थे वर्षा और शीत से और भयंकर जीवों से अपनी रक्षा के लिए गुफा में रहते थे और आत्मरक्षा और शिकार के लिए लकड़ी व पत्थर के हथियार बनाते थे, तथा उनमें जो चित्र उन्होंने बनाए थे उनको पशु आखेट चित्र कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो चित्र बनाए थे वो चित्र कौन से थे, तो उनको आखेट चित्र बोला जाता था। तो ये सब चीज़ें हम उनमें देखते हैं कि आप जहाँ पर रहते हैं आप उसके अनुसार अपनी चीज़ों के साधन बनाने का प्रयास करते हैं, तो चीज़ों की बढ़ोतरी होती है और उसका ज्ञान ज़्यादा होता है। तो जो सर्वप्रथम हम देखते हैं इसमें कि इसकी जो खोज की थी, जिसके बारे में ये बात करते हैं, तो भारत में सर्वप्रथम ब्रूसफुट नामक विद्वान ने पाषाण युग के औजारों की खोज मद्रास के निकट पलरम नामक स्थान पर की थी। और जो हम इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो मेसोपोटामिया में सुमेर को सिंध सभ्यता और प्राचीन मिस्र अपनी खुद की लिपियों की विकसित करने वाली पहली सभ्यता कहा जाता है। इस युग के दौरान पहले से ही थी इस काल में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिसे हिमयुग मानते हैं। और मानवों का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार होना, फिर आग को लाना, फिर कृषि को लाना और फिर उनका पशुपालन करना, यह एक प्रक्रिया है जिसको हम चरणों में देखते हैं। और यही चरण उनके विकास की गति को बताती है और इसे और महत्वपूर्ण बनाती है। तो जो हम पहले देखते हैं, अगर पहले हिमयुग आया, चाहे आप वेस्टर्न में भी पढ़ेंगे तो पहले हिमयुग की बात की जाती है। उसके बाद जब कच्चा खाना खा रहे थे तो उसके लिए उन्हें आग की आवश्यकता पड़ी, ठंड के लिए उन्हें आग की आवश्यकता पड़ी। फिर उसके बाद उन्होंने कृषि करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कुत्ते और जानवर को पालना शुरू किया। उसी के अनुसार उनका चित्रण भी उसी प्रकार रहा। चित्रण का अभ्यास उन्हें होता है कि जैसे जैसे वो चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं। महसूस करना तो बात की बात है, जब तक वो चीज़ों को समझेंगे नहीं तो महसूस कैसे कर पाएंगे। तो जब वो चीज़ों को देखते हैं तो तब उनका चित्रण उन्होंने बनाना शुरू किया। और जो आखेट चित्र हमें मिलते हैं बहुत ही सिंपल भाव में हमें मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं, सिर्फ उनकी आकृति बता सकती है, बाकी उनमें कोई भी विशेष आकृति या उनकी महत्वपूर्ण चीज़ें ज़्यादा नहीं होती, उनको ज़्यादा निखारा नहीं जाता था, क्योंकि अभी ये चीज़ में शुरुआत ही हुई थी। अब जो फिर उसके बाद जो हम इन्हें कालक्रम के अनुसार इसमें बांटते हैं, जैसे जैसे विकास हुआ उसके कालक्रम के अनुसार हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। विशेषकर जो पहले भाग हैं उनमें पहले मोटे मोटे 3 भाग होते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो जो पाषाण काल था उसमें भी हम 3 चीज़ों को देखते हैं: पाषाण युग और कांस्य युग। पाषाण युग में जो हथियार थे वो पत्थर के बनने लगे थे, पाषाण से अर्थात है पत्थर से। कांस्य युग में
जो औजार थे उनकी सुरक्षा के लिए वो कांसे के बनने लगे। फिर लोहे का आविष्कार हुआ तो उसे लोहा युग कहा गया। तो इस प्रकार हम इनको श्रेणी में बांटते हैं। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल वह था जब पत्थरों से चीज़ें बनाई जाती थी, उनमें कुछ ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। उसके बाद मध्य पाषाण काल में हम आग का आविष्कार देखते हैं, और जो उनकी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि उनके ब्रेन का आविष्कार भी धीरे धीरे हो रहा था, और उनकी जो जातियाँ थी उनको नया नया नाम दिया जा रहा था। उसके बाद आते हैं हम नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हम पशुपालन और कृषि का आविष्कार देखते हैं, जो उन्होंने अपने अनुसार करना शुरू किया था। उसमें जो पशुपालन किया था उसमें कुछ साधन नहीं थे। हम पालतू जानवरों को देखते हैं जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उसके पश्चात अब चीज़ें विकसित हो गई थी, अब चीज़ें समझने लग गई थी, तो हम सबसे लास्ट में जो देखते हैं, जो बाद में जाति बचती है, वो होमो सैपियंस बचती है, जिनको हम एक विकसित ब्रेन बोल सकते हैं। होमो सैपियंस बचती है। जैसे चीज़ों का विकास हुआ तो इसमें और चीज़ें भी और अच्छे से विकसित होने लगी, उन्हें एक अच्छा आकार दिया जाने लगा, नुकीली चीज़ें बनने लगी। उनको लगा कि अगर हम किसी जानवर को नोक से मार सकते हैं तो हम नुकीली चीज़ें, तो जैसे जैसे उनका दिमाग सोचने लगा उन्होंने उसी तरह का आविष्कार करना शुरू किया। तो जो हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के मानव जहाँ केवल पत्थर थे, तो वहाँ पर उन्हें लकड़ी, हड्डी के मोटे व भद्दे औजार बनाते थे। उसके पश्चात हम मध्य पाषाण काल देखते हैं, जिस युग में औजारों से अधिक जो उनके औजार थे वो बहुत सुलभता से बनने लगे, ज्योतिर्मय के आकार के बनने लगे, और यह बनाने में वह काफ़ी सफल रहे। फिर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में हम उनके साथ साथ मानव मिट्टी और बर्तनों की भी का विकास भी हम उसमें देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नवपाषाण काल, उसको उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। वह कृषि जहाँ पशुपालन जैसे धंधों को अपनाने लगा और बर्तन भांडों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया था। तो ये कुछ इस प्रकार से इन चीज़ों का विकास हम देखते हैं। अब जैसे जैसे चीज़ें विकसित हुई उसी के साथ केंद्रों का भी विकास होना आरंभ हुआ। तो हम जो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में जो केंद्र देखते हैं, मध्य प्रदेश में हम केंद्र देखते हैं, वो पहला केंद्र है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में 50 के लगभग गुफाएं हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को जो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है वो एच गार्डन को जाता है। यहाँ चित्रों के जो कई स्तर प्राप्त होते हैं। पहले स्तर में डमरू नामक चित्र और तथा तुक्ति नामक चित्र, और फिर मानव आकृतियाँ, और जो दूसरे स्तर में हाथ पैरों वाली आकृतियाँ, और तीसरे स्तर में हमें आखेट दृश्य चित्र और दैनिक जीवन से संबंधित चित्र अंकित किए गए दिखाई देते हैं। यहाँ पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित सोनभद्रा, महादेव बाजार, बनेबेरी, मोरदो, तामियो और भलाई आदि स्थानों में अनेक चित्र, शिलाश्रय तथा गुफाएं प्राप्त हुई हैं। पंचमढ़ी के शिला चित्र में पशु तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त युद्ध और दृश्य नित्यवान हमें चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं, और जो उनके दृश्य चित्र हैं यहाँ पर युद्धों के भी दृश्य यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद अन्य स्थान हम देखते हैं भीमबेटका। भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में ही आता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के कौन से और मध्य प्रदेश के कौन से हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण से भीमबेटका नामक पहाड़ी में 500 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ भीमबेटका की खोज प्रोफेसर बांगडांकर को जाता है, जो कि उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। विद्वानों के अनुसार
तो यहाँ पर और अन्य क्षेत्र हमें मिलते हैं जैसे होशंगाबाद। अब हम बात करते हैं होशंगाबाद की। होशंगाबाद पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पर आजमगढ़ पहाड़ी पर 1 दर्जन से अधिक शिलालेख प्राप्त होते हैं और इन शिला में महिष, सांबर, हाथी, घोड़े, अवरोही और अस्तरोही, जिराफ, समोचार, धनुषारी आदि क्षेपण पद्धति हमें यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर एक जगह पर मोर का विशाल चित्र है और एक जगह पर वन देवी का भी चित्र बनाया गया है। दूसरे पर आते हैं हम, दूसरा स्थान है हमारा, दूसरा स्थान जो विशेष स्थान है सीहनपुर। सीहनपुर मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में मांड नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर लगभग 50 चित्रित हैं। चित्र शिलालेख तथा गुफाएं मिली हैं। सीहनपुर के चित्रों की जो खोज की थी वो W. एडसन ने की थी और ये 1910 में की गई थी। उसके बाद पर्सी ब्राउन ने 1917 में और अमरनाथ दत्त ने 1931 में इन चित्रों का परिचय दिया था। सीहनपुर के शिलालेखों में एक सुरंग नामक गुफा भी है जिसमें घोड़ा, बारहसिंगा, हिरन, हाथी, खरगोश आदि का सजीव अंकन यहाँ पर प्राप्त होता है। अन्य स्थान की हम बात करें जिसका नाम है मंदसौर। ये सब मध्य प्रदेश के ही स्थान है। मंदसौर जो है मोरीगांव में है और यहाँ भी गुफा चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ पर लगभग 30 पहाड़ी गुफाएं हैं जिनमें अनेक चित्र, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्तिक चिन्ह हैं जैसे सूर्य, कमल, चक्र, पीपल की पंक्तियाँ आदि यहाँ पर अंकित की गई हैं और नृतक के भी यहाँ पर चित्र हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर स्थान है वह है पहाड़गढ़। पहाड़गढ़ ग्वालियर से लगभग 150 किलोमीटर दूर मोरवक जिले पहाड़गढ़ के निकट आसन नदी तट पर एक घाटी में कई गुफाएं तथा शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ के चित्रों में मनुष्य व पशु आदि बने हैं। मानव आकृतियाँ तीरों, धनुष व भालों से लैस हाथी घोड़ों पर सवार है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये मध्य प्रदेश के स्थान थे और हम यहाँ पर देखते हैं 1936 में H. गार्डन ने पंचमढ़ी के चित्रों की संबंध एक लेख भी प्रकाशित किया था। तो आपको हर चीज़ का एक ब्यौरा पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्थान हैं और ये किसके साथ जोड़े जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात की थी मध्य प्रदेश के स्थानों की, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेशों की स्थानों की। तो जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है वो हम देखते हैं कि मिर्ज़ापुर, हरिहर, मानिकपुर और बिहार के कुछ क्षेत्र और दक्षिण के कुछ क्षेत्र हम देखते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में हम पहला क्षेत्र देखते हैं वह है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़ भी लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, तो शायद आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। ये पहली बात ये याद रखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की पूर्वी भाग मैसूर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत मिर्ज़ापुर ज़िले में 100 से अधिक गुफाएं हैं जो यहाँ पर प्राप्त होती है। यहाँ कोहबर, लिखनिया, विजयगढ़, घोड़मंगर, बड़लिया, रोप आदि मुख्य गुफाएं हैं जिनकी छतों व दीवारों पर चित्र बने हैं। लिखनिया में हाथियों के पकड़ने के दृश्य को भी दिखाया गया है। लिखनिया 2 में पशु आखिर चित्र भी हैं और साथ साथ नूतन वादन में मस्त व्यक्तियों के समूह के भी चित्र यहाँ पर अंकित किए गए हैं। एक अन्य स्थान पर लंबी चोंच वाली पक्षी की आकृति भी बनाई गई है। विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले तथा सफ़ेद रंगों से बनाया गया है तथा इसी गुफा में सुअर, गैंडा, बारहसिंगा आदि पशुओं का भी चित्रण हमें मिलता है। यहाँ के जो हम चित्र देखते हैं बहुत ही स्वाभाविक यथार्थवाद को प्रदर्शित करते हैं। इस क्षेत्र में जो अधिकांश चित्र रंगे गए हैं वह गेरू, हिरोंजी और कोयले से बनाए गए हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने भी होशंगाबाद क्षेत्र में बुंदनी तथा रहेली नाम
भी प्रगति चित्रकला के लिए प्रस्तुत किया। तो याद रखें किसने ये दिया था, ये जगदीश गुप्त ने दिया था। ये जगदीश, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जगदीश गुप्त ने दिया था। मैं इसको मार्क कर देती। ये जगदीश गुप्त ने दिया था और इसको क्या नाम दिया, बुंदनी और रहेली नाम दिया। यह अन्य चित्र, अन्य स्थान हरणी-हरन मिर्ज़ापुर क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग के समीप एक गुफा चित्र है, जिसमें कुछ ही चित्र हैं, ज़्यादा नहीं है। तो जो 1883 में कलनाई ने इस क्षेत्र में गुफा चित्रों का विवरण किया और जर्नल ऑफ एसोसिएट सोसाइटी बंगाल में दिया। इस गुफा में आखेट और शिकारियों के चित्र और साथ साथ जादू के प्रचलन के भी चित्र यहाँ पर अंकित दिखाई देते हैं। मणिकपुर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में खुले स्थान पर गेरू से बने कुछ चित्र प्राप्त हैं। यहाँ पर तीर, कमान, घुड़सवार के चित्र, एक पहिए पर रहित गाड़ी, बैठा हुआ व्यक्ति, इसके अतिरिक्त धनुधारियों के चित्र भी यहाँ मौजूद हैं। तो हमने अभी तक बात की हरिणपुर मणिकपुर तक। हरिणपुर मणिकपुर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है। अब हम बिहार के कुछ क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें क्षेत्र था चक्रधरपुर और शाहाबाद। तो यहाँ पर दो क्षेत्र हम देखते हैं, इसमें भी शिला चित्रों के कुछ उदाहरण हमें मिलते हैं। चक्रधरपुर के एक चित्र में कुछ व्यक्तियों को लेटे हुए दिखाया गया है जो शिकार की विजय पर को प्रतीत करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम दक्षिण के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ हम दक्षिण के कुछ क्षेत्र देखते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्र, दक्षिण भारत के बेलारी उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रमुख केंद्र था। सर्वप्रथम एफ हुसैन ने बेलारी के निकट प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कृतियों का विवरण 1892 ईस्वी में प्रकाशित किया। यहाँ पर शिकार और दृश्य और जादू के विश्वास के अनेक प्रचलित चिन्ह अंकित किए गए हैं। इन चित्रों में 6 कोणों को सितारा षष्ठकोण उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में वायनाड में एडगल में भी बेलारी नामक समान जादू के विश्वास के अनेक चित्र यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। अभी यही कुछ केंद्र हैं जिनके बारे में आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और एक चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पंचमढ़ी और मिर्ज़ापुर से ही पूछे जाते हैं। तो आपका फोकस अब पर होना चाहिए ताकि आपका कोई भी भाग छूटे ना। अब किसी भी चित्रकला व किसी भी काल का एक की विशेषता होती है। अब इसमें मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखा है ताकि आपके लिए इजी हो याद करना। तो इसमें जो आखेट चित्र थे, जो इनकी विशेषता थी, आखेट थे और यहाँ पर जो इनका विशेष वस्तु थी वो आखेट रही है। और उसने सांबर, बारहसिंगा, महेश, गेंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश और सुअर तथा विभिन्न पक्षियों को भी चित्रित किया है। यहाँ पर जो अंकन किया है जादू व विश्वास के प्रतीक चिन्हों का भी किया है। तो ये हमने बात की थी दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो हम जादू का देखते हैं। और जो रेखाओं में जो हम देखते हैं यहाँ पर गति व शक्ति का संपुजन दिखाई देता है। अधिकांश चित्रों को रेखाओं के द्वारा बनाया गया है और यहाँ पर स्टेंसिल शेपांकन पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो याद रखें शेपांकन पद्धति का प्रयोग किया गया है। और रंगों का इस्तेमाल अभी शुरुआत है तो यहाँ पर प्राकृतिक रंग ज़्यादा यूज़ किए गए थे। तो इन चित्रों में हम जो विशेषकर रंग देखते हैं गेरू, रमराज, काजल, खड़िया जैसे रंगों का सहज प्रयोग यहाँ दिखाया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना भूलें। थैंक यू।